नमस्कार क्लास 11th यूपी बोर्ड के सभी बच्चों को जय हिंद। तो बच्चों आज हम आप लोगों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2026 और 27 के लिए एक इम्पॉर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर सामान्य हिंदी का लाए हैं, जो कि बच्चों आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों आज हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आपके सामान्य हिंदी में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप लोगों को अपनी तैयारी किस प्रकार से करनी है, ताकि सभी बच्चे सामान्य हिंदी में 90 प्लस मार्क्स आसानी से ला सकें। तो अगर बच्चों आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बच्चों यहाँ पर आपका सबसे पहला आपका सेक्शन रहता है खंड का। निम्नलिखित प्रश्नों में से सही उत्तर छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। तो बच्चों आपको अपने पेपर में कोशिश ये करनी है कि आपके सारे एमसीक्यू सही होने चाहिए। ये आपको अपने आप से टारगेट रखना चाहिए कि सर हमारे इस बार सभी के सभी एमसीक्यू सही जाएंगे। अगर आपने इतना कर लिया तो 100% आपके जो मार्क्स होंगे अन्य विद्यार्थियों की तुलना में आपके अच्छे मार्क्स ही होंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, ये बच्चों आपका जो क्वेश्चन है यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 12th में आपका पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को आपको इम्पोर्टेंट लगा लेना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर आप कुछ बातें याद रखेंगे। जो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, इनके विषय में एक बात आप ध्यान रखेंगे। इन्होंने एक पत्रिका लिखी थी ब्राह्मण पत्रिका। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इनकी कौन सी पत्रिका है, ब्राह्मण जो इनकी पत्रिका है वो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और प्रताप नारायण जो मिश्र बच्चों ये भारतेंदु युग के कवि हैं, सॉरी लेखक हैं। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये प्रताप नारायण मिश्र जो है भारतेंदु युग के लेखक हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट यहाँ पर ध्यान रखना है बाल कृष्ण भट्ट। जो यहाँ पर आपको बाल कृष्ण भट्ट दिया गया है, इनके विषय में भी आपको याद रखना है। इन्होंने एक पत्रिका लिखी थी, वो इनकी पत्रिका का नाम है हिंदी प्रदीप। क्या नाम है? हिंदी प्रदीप। ये आपको इनके विषय में याद रखना है। हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है वो बाल कृष्ण भट्ट जी की है, तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और जो आपके राधा कृष्ण दास जी हैं, ये बच्चों आपको ध्यान रखना है भारतेंदु युग के ही लेखक हैं। ये यहाँ पर आपको इनके विषय में ध्यान रखना है। और जो इसका सही जवाब आपका है वो आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है। ठीक है, ये आपको अलग से इनके विषय में फैक्ट याद रखने हैं, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, कह रहे कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन हैं, तो ये आपके हैं प्रताप नारायण मिश्र। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन है राजा लक्ष्मण सिंह। इनके विषय में आपको बस एक जानकारी याद रखना है। जो आपने एक रचना सुनी होगी अभिज्ञान शाकुंतलम, ये आपने रचना सुनी होगी। पहले बताओ किस लेखक की रचना है? अभिज्ञान शाकुंतलम। शाकुंतलम, शाकुंतलम ये किसकी रचना है? ये बच्चों कालिदास जी की रचना है। किसकी रचना है? कालिदास जी की रचना है। अब हुआ क्या, राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम को हिंदी में अनुवाद किया था। किस में अनुवाद किया था? इसको हिंदी में अनुवाद किया था। इनके विषय में बस आपको इतनी ही चीज याद रखनी है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपाल दास गहमरी की रचना है। तो यहाँ पर आपको बताना कि गोपाल दास जो यहाँ पर है इनकी रचना कौन सी है। तो इनकी रचना है सरकटी लास। सरकटी लास, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपका आता है चंद्रकांता। तो चंद्रकांता किस लेखक की रचना है? तो ये बच्चों रचना है देवकी नंदन खत्री की। किसकी है? देवकी नंदन खत्री। ये आपको ध्यान रखनी है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, देवकी नंदन खत्री। इसके बाद आपका नेक्स्ट है सरकटी लाश, तो हो जाएगी गोपाल दास गहमरी जी की। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है आपकी नेक्स्ट आपकी रचना है यहाँ पर गहमरी जी की है, एक रचना और है
जासूसी साहित्य। क्या है? जासूसी साहित्य। इनकी एक रचना और आपको ध्यान रखनी है जो एग्जाम में पूछी जा चुकी है, जासूसी साहित्य। जासूसी साहित्य, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और बच्चों आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि अध खिला फूल किस लेखक की रचना है। सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतेंद्रीय युग की समय सीमा क्या है? तो बच्चों भारतेंद्रीय युग की समय सीमा क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। 1868 से ये 1900 तक इसकी समय सीमा मानी जाती है। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर आपको बात ध्यान रखना है कि भारतेंदु युग के जन्मदाता कौन है। तो भारतेंदु युग के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा बच्चों आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे जो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। देखते हैं कितने बच्चों को फैक्ट याद है। जो आपके भारतेंदु जो आपके हरिश्चंद्र जी थे, कौन थे? हरिश्चंद्र जी थे। हरिश्चंद्र जी थे। उनका जन्म किस सन में हुआ था? मृत्यु तो मैं बता दूंगा कि मृत्यु जो इनकी हुई थी वो 1885 में हुई थी। 1885 में। आप लोग मुझे बताइए इनका जन्म कब हुआ था। सभी बच्चे मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब दे पाते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कवि हैं? जो आपके चंद्रधर शर्मा हैं ये किस युग के कवि हैं? तो बच्चों ये आपके द्विवेदी युग के कवि हैं। किस युग के? द्विवेदी युग के कवि हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, किस काल को वीर गाथा काल कहा जाता है? तो बच्चों किस काल को वीर गाथा काल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आदिकाल को। आदिकाल को। अब क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है कि आदिकाल को वीर गाथा काल किस लेखक ने कहा था? तो ये आपको नाम ध्यान रखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और इनकी एक रचना आपको ध्यान रखनी है। इनकी एक रचना है भारतीय साहित्य का इतिहास। ये इनकी रचना आपको ध्यान रखनी है, काफ़ी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट रचना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तुलसीदास जी की रचना नहीं है। तुलसीदास जी की रचना नहीं है। तो दोहावली तुलसीदास की है, पार्वती मंगल तुलसीदास जी की है, कवितावली तुलसीदास जी की है। अब यहाँ पर आपकी है रामद्रिका। ये किस लेखक की रचना बच्चों है? तो ये बच्चों रचना है केशव दास जी की। किसकी है? केशव दास जी की। केशव दास। अब ये क्वेश्चन बन सकता है केशव दास किस युग के कवि थे? तो ये बच्चों थे आपके रीतिकाल के कवि थे। रीतिकाल के कवि थे। इनके वजह बस आपको इतना ही याद रखना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, हिंदी का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो ये बच्चों कहा जाता है भक्ति काल को। किसे कहा जाता है? भक्ति काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद रीतिकाल के श्रेष्ठ कवि कौन थे? तो बच्चों रीतिकाल के जो आपके श्रेष्ठ कवि थे वो कौन थे? तो वो आपके थे बिहारी जी। कौन थे? बिहारी जी थे। इनकी आपको एक रचना बतानी है। बिहारी जी की एक ही रचना है, एकमात्र इनकी रचना कौन सी है? बिहारी सतसही। ये आपको ध्यान रखना है, बिहारी सतसही। बिहारी सतसही। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? तो बच्चों पृथ्वीराज रासो के जो रचनाकार हैं वो चंद्रवर दाई हैं। कौन है? चंद्रवर दाई हैं। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। अब बच्चों यहाँ पर आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। बच्चों यहाँ से आपका राइटिंग का विशेष महत्वपूर्ण बढ़ जाता है। यहाँ पर आपको हिंदी के पेपर में राइटिंग का भी विशेष ध्यान रखना है।
अगर आपकी हिंदी के पेपर में राइटिंग अच्छी है तो आपको 100% आपको अच्छे नंबर आते हैं। ऐसा क्यों होता है? जो कॉपी चेक करते हैं उनको जब राइटिंग अच्छी लिखी होती है तो उनको लगता है कि बच्चे ने अच्छा ही लिखा होगा। अब जैसे आप मान लो आप टीचर हो और आप कॉपी चेक कर रहे हो जिसमें भले ही अच्छा-अच्छा लिखो, गलतियाँ बिल्कुल ना हो और उसने गंदा-गंदा लिखा हो, तो आप उसके नंबर काट लोगे। और उसी किसी बच्चे ने अच्छा-अच्छा लिखा हो, भले एक बीच में एक आधी गलतियाँ हो जाती हैं, तो आप उसे कम से कम नंबर काटेंगे। तो कोशिश ये करना है राइटिंग अच्छी लिखनी है, कम से कम गलतियाँ करनी है। ठीक है? सबसे पहले यहाँ पर आपका गद्यांश दिया गया है और यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। अब बच्चों जो टीचर आपकी कॉपी चेक करेगा, वो इस क्वेश्चन का आंसर 100% आपका मैच करेगा। 100%, 100% आपका ये क्वेश्चन ज़रूर मैच करेगा। तो आपको कोशिश यही करना है कि उन क्वेश्चन का आंसर आपको कभी भी गलत नहीं लिखना है, जिनके आंसर एकदम से सटीक हों। वो आपको क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं लिखने हैं। जैसे यहाँ पर पाठ का नाम और लेखक का नाम एकदम से सटीक है, इसका एक ही जवाब होगा, आप उसमें कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको कभी भी गलत नहीं करना। अगर आपने ये सही कर दिया, फिर आपके सारे क्वेश्चन सही माने जाते हैं। तो कोशिश यही करना है कि ये आपका क्वेश्चन गलत ना होने पाए। इसके बाद फिर तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के बाएं हाथ के होते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या की, जहाँ-जहाँ आपको रेखा दिख रही है उसको पढ़ना है, फिर आपको उसको अपने शब्दों में व्याख्या करके लिख देना होता है। लेखक के अनुसार सबसे पहले किसकी उन्नति करनी चाहिए? इसका आंसर बताना है। धर्म का आशय किस प्रकार के आचरण से होता है वो यहाँ पर बताना है। किसकी धर्म नीति राजनीति से आपस में मिली हुई है? तो इन प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। इसके बाद बच्चों आपका अथवा आता है। अथवा यहाँ पर जो भी आपको आसान लगे एग्जाम में वही वाला आपको करना है। अब जैसे कि यहाँ पर आपका ये पहला क्वेश्चन है, उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का यहाँ पर आपको नाम बताना है। तो ये क्वेश्चन का आंसर जो कॉपी चेक करेगा वो 100% चेक करेगा, तो इसे आपको गलत बिल्कुल नहीं होने देना है। ठीक है? इसके बाद इन क्वेश्चंस का जो आंसर है आप दे सकते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आचरण की सभ्यता किससे अधिक ज्योतिषमती होती है? कंगाल आदमी किस सभ्यता को ग्रहण कर राजाओं के दिल पर राज करता है? इसके बाद आपका नेक्स्ट है, नम्रता, दया, प्रेम और उदारता किस भाषा के मौन की व्याख्यान है? इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा पद्यांश दिया गया है। इस पद्यांश से आपसे क्वेश्चन पूछा गया, उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक व कवि का नाम लिखिए। तो बच्चों ये आपका जो क्वेश्चन है 100% आपका सही होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आपने सही कर दिया तो बाकी फिर आपके सारे क्वेश्चन सही माने जाते हैं। बस आपको खाली छोड़ना नहीं होता है, ये बात आप मेरी याद रखेंगे। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कबीर किसकी चिंता करने को कहते हैं? प्रस्तुत पद्यांश में प्रस्तुत रस का नाम बताना है। तो बच्चों इसका आंसर आप सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। मनुष्य काल के पास कब पहुंचा जाता है? इसके बाद आपका अथवा में है। यहाँ पर आपको एक पद्यांश दिया जाता है। जो भी बच्चों आपको आसान लगे, एग्जाम में हमेशा आपको वही वाला करना है जो भी आपको आसान लगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका पहला क्वेश्चन है जो कि आपका एकदम से सही होना चाहिए। उपरोक्त पद्यांश से शीर्षक व कवि का नाम लिखेंगे। ठीक है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। हस सुता किसे कहा गया है? उपरोक्त पद्यांश में कौन सा अलंकार है? भगवान श्री कृष्ण उद्धव से किसे ना भूलने की बात कर रहे हैं? तो ये आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। अब बच्चों यहाँ पर आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है क्वेश्चन नंबर 5। ये बच्चों के में डाउट रहता है कि सर जीवन परिचय कैसे लिखें ताकि हमको पूरे के पूरे 10 नंबर मिल जाएं। तो यहाँ पर देखो आपको मैं बताऊंगा, यहाँ पर लिखा गया है अधिकतम 80 शब्द। तो बच्चों लगभग में आपको 2.5 पेज का यहाँ पर आपको जीवन परिचय लिखना है। अब 2.5 पेज का कैसे लिखेंगे? कई सारे बच्चे ऐसे लिखते चले जाते हैं। आपको वो फंडा अप्लाई यहाँ पर नहीं करना है। आपको बाकायदा हेडिंग डाल के लिखना है। पहले हेडिंग डालेंगे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे सूक्ष्म अवलोकन लिखेंगे।
ताकि नाम लिखेंगे, जन्म लिखेंगे, जन्म स्थान लिखेंगे, माता का नाम, पिता का नाम और क्या रचनाएं वगैरह थी वो यहाँ पर आप सूक्ष्म रूप से परिचय ऐसे लिख देंगे। तो आपका इतना तो पेज यही भर लेगा। इसके बाद हेडिंग डाल देंगे जीवन परिचय। क्या डाल देंगे? जीवन परिचय। अब इस चीज को आपको बना बना के लिखना है कि ये भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु युग के प्रमुख कवि हैं। इन्होंने भारतेंदु युग में विशेष योगदान दिया है। इनका जो जन्म है यहाँ पर हुआ था। इनके माता का नाम ये था, पिता का नाम ये था। इनका बचपन बहुत ज़्यादा संघर्षशील में बीता है। इन्होंने अपनी जो बचपन की पढ़ाई अपने गांव में की थी। ऐसे आपको बना बना के लिखना होता है। जैसे आपका लिख जाए फिर आपको हेडिंग डाल देनी होती है। फिर आपको नेक्स्ट यहाँ पर बच्चों हेडिंग डालनी होती है इनकी रचनाएं। हेडिंग क्या डालनी होती है? रचनाएं। फिर आपको हेडिंग डालनी होती है रचनाएं। फिर आपको इनकी लिखनी होती है भारतेंदु युग की निम्नलिखित रचनाएं हैं जिन्होंने भारतीय साहित्य में विशेष योगदान दिया है। इसके बाद इनकी कम से कम बच्चों आपको अगर 5 नंबर लेने हैं तो कम से कम आपको 10 रचनाएं लिखनी पड़ेंगी। 10 रचनाएं लिखने के बाद आप लास्ट हेडिंग डालेंगे साहित्य में योगदान। हेडिंग क्या डालेंगे? साहित्य में योगदान। इसके बाद बना बना के लिख देंगे कि इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हमारे हिंदी साहित्य में विशेष योगदान दिया है। इन्होंने ऐसी कई सारी रचनाएं की हैं जिसमें नए नए शब्दों का प्रयोग हुआ है, जिससे हमारे हिंदी साहित्य की डिक्शनरी में नए शब्द निकल कर आए हैं। ऐसे आपको बना बना के लिखना होगा। लेकिन ध्यान रखना है कि राइटिंग का भी विशेष आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर किसी कवि का बना बना के लिखना है और कम से कम 10 रचनाएं लिखनी होगी। तभी आपको पूरे के पूरे 5-5 नंबर मिल जाएंगे 101%। मुझे बच्चों 10 में 10 नंबर मिल चुके हैं। मैंने बस यही तरीका लगाया था। जो टीचर कॉपी चेक करते हैं वो नाम देखते हैं, जन्म स्थान देखते हैं, माता पिता का नाम देखते हैं और रचनाएं देखते हैं। बस टीचर इतना ही देखते हैं, बाकी आपका लिखा लिखाया कुछ भी नहीं देखते हैं। बस आपका राइटिंग अच्छा होना चाहिए, फिर आपको फटाक से मार्क्स मिलते रहेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट है बलिदान अथवा आकाशदीप कहानी पर आपको प्रकाश डालना। अधिकतम शब्द 80 शब्द हैं। स्वपठित नाटक की कथा वस्तु लिखिए तथा नाटक के प्रमुख पात्र का आपको चित्र बताना अथवा लगाए। आप ये वाला भी कर सकते हैं, आप ये वाला भी कर सकते हैं। इसके बाद आपका खंड खा आता है जहाँ पर आपको हिंदी गद्यांश का संदर्भ सहित आपको हिंदी में अनुवाद करना होता है। तो ये बच्चों आपका संस्कृत से लिया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर आपको ये दोनों तैयार करने हैं। आपका जो हाफ ईयरली एग्जाम होगा इन्हीं दो में से एक आपका 101% आएगा। इसको आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है क्योंकि ये दोनों काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनको आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में आपको अनुवाद करना है। तो किसी एक का आपको हिंदी में अनुवाद करना है। अब बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामर। बच्चों ग्रामर कोशिश ये करना है कि आपका ग्रामर में एक भी क्वेश्चन गलत ना होने पाए। कोशिश ये पूरी में पूरी करनी है आपको। फिर आपके हिंदी में जो नंबर होंगे 90 + 101% आएंगे। तो ग्रामर में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके मुहावरे और लोकोक्तियों का अर्थ लिखकर हिंदी में अनुवाद करना है। तो पहला यहाँ पर आपका जैसे क्वेश्चन है, एक अनार 100 बीमार। तो इसका मतलब आप जानते होंगे, इसका मतलब होता है एक ही वस्तु के लिए बहुत से लोगों द्वारा चाहना या फिर मांग करना। इसके बाद सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। इसका मतलब है कार शुरू करते ही शुरुआत में बाधा आ जाना। आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब कि दोहरा लाभ होना। 9 नगद न 13 उधार, समय पर मिलने वाला कम लाभ, भविष्य के अधिक लाभ की उम्मीद बेहतर होता है। तो ये आपको यहाँ पर लिखना था। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे कि निम्नलिखित शब्द के संधि विच्छेद का सही विकल्प आपको चयन करना है। तो पहला आपका है देवालय। तो जो देवालय जो आपका है देव धन आलया होगा। इसमें आपकी संधि कौन सी होगी? दीर्घ स्वर संधि है। इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। फिर इसके बाद आपका रमेश है। तो रमेश में आपका हो जाएगा रमाधन ईसा। तो रमाधन ईसा। इसमें बच्चों इसमें आपकी संधि है गुड़ संधि। कौन संधि है? गुड़ संधि। स्वागतम, सुधन आगतम। तो इसमें आपकी खा वाला करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपकी यड़ संधि है। कौन सी संधि है?
यड़ संधि। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन करना है। राज्ञा, तो राज्ञा बच्चों आपकी षष्ठी विभक्ति एक वचन है। नमाभ्या, तो ये आपकी थर्ड विभक्ति बहुवचन है। तो ये आपके तीनों गा गा आपके हो जाएंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों के युग्मों का आपको सही यहाँ पर अर्थ चुनकर चयन करना है। तरंग और तुरंग। तरंग का मतलब होता है बच्चों लहर, और तुरंग का मतलब होता है घोड़ा। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा लहर और घोड़ा। इसके बाद नियत और नियति। नियत का मतलब होता है निश्चित, और नियति का मतलब होता है भाग्य। तो यहाँ पर आपका का वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के आपको दो अर्थ लिखने हैं। जैसे यहाँ पर आपका गति है, तो गति का आप लिख सकते हैं चाल लिख सकते हैं, और आप गति का मतलब मोक्ष भी लिख सकते हैं, मोक्ष भी आप लिख सकते हैं। नग का मतलब आप पर्वत लिख सकते हैं, और नग का मतलब होता है रत्न, रत्न भी लिख सकते हैं। मेघ का मतलब बादल भी होता है, बादल बादल होता है। और मेघ मतलब होता है एक प्रकार का राग होता है। ये क्या होता है? राग। तो ये आप दो दो अर्थ यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यांशों में से किन्हीं दो के लिए एक शब्द आपको लिखने हैं। जिसे काटा ना जा सके, तो अकाठ्य होता है। क्या होता है? अकाठ्य, अकाठ्य। हलंत लगाएंगे टा के नीचे, फिर या बनाएंगे, अकाठ्य। इसके बाद जिसका दमन किया जा सके, तो जिसका दमन किया जा सके तो क्या हो जाएगा? दमनीय। क्या हो जाएगा? दमनीय। जो कभी क्षय ना हो, तो क्या हो जाएगा? अक्षय। क्या हो जाएगा? अक्षय। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, निम्नलिखित किन्हीं दो वाक्यों को आपको शुद्ध करके लिखना है। मोहन ने चिट्ठी को लिखा, तो यह आपका सही क्या हो जाएगा? मोहन ने चिट्ठी लिखी। क्या हो जाएगी? मोहन ने चिट्ठी लिखी। एक फूल की माला लाओ, नहीं, क्या होगा? फूलों की माला लाओ। फूलों की एक माला लाओ, एक माला लाओ। ये यहाँ पर आपको कर देना है। सीता गुणवान स्त्री है, नहीं, क्या होगा? सीता गुणवती, गुणवान जगह क्या करना? गुणवती स्त्री है। हवा ठंडी बह रही है, तो हवा ठंडी बह रही है, ये नहीं होगा, ठंडी हवा बह रही है। क्या हो जाएगा? ठंडी हवा बह रही है, बह रही है। और इसके बाद बच्चों ये आपके जो क्वेश्चन है ये तो फिक्स मार्क्स से होते हैं, आपको तैयार होना चाहिए। हास और क्रूर रस का स्थायी भाव परिभाषा आपको लिखना होता है। अलंकार ये तो ठोस होते हैं, इनको आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। चौपाई और सोरठा छंद आपको तैयार करना है। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 13। अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु किसी बैंक प्रवर्तक को ऋण प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। हमारे ख्याल से थोड़ा ये आपके लिए हार्ड हो जाएगा, लेकिन ये आपके लिए काफ़ी आसान रहेगा। अपने गांव अथवा मोहल्ले में गंदगी की सफाई करने हेतु नगर पालिका के अध्यक्ष को आपको पत्र लिखना है। ये आपके लिए काफ़ी आसान रहेगा, और इस पर आपको लिखने का ट्राई भी करना है, क्योंकि बच्चों ये आपका बहुत ही ज़्यादा इस समय पूछा जा रहा है, क्योंकि इसमें भारत में इसकी समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। तो जितने भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे आपका हाफ ईयरली हो, चाहे आपका प्री बोर्ड हो, कुछ भी हो, उसमें आपका ये क्वेश्चन ज़्यादा ही पूछा जाता है। तो अभी आप जैसे क्लास 11th में हैं, तो ऐसा ना सोचें कि ये क्लास 12th में भी पूछा जा सकता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपको निबंध लिखना है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बच्चों लगभग में आपको 4 पेज से कम तो यहाँ पर आपको निबंध लिखना ही नहीं है। तो कोशिश ये करना है, लिखना आपको तैयार इस पर कर लेना है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या। ये वाला जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे, जब आप क्लास 12th में आएंगे, तो भी ये आएगा। तो इसको अभी से तैयार करके रख लो। 100% यही पूछा जाता है, क्योंकि इसकी समस्या हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है।
तो बच्चों आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपको पेपर कैसा लगा और नेक्स्ट पेपर आपको किस सब्जेक्ट पर चाहिए, वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे।